पैनामा स्कैंडल मुल्क में सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल था। नवाज शरीफ साहब भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम उसको भागने नहीं देंगे। मैं कहता हूं कि नवाज शरीफ इस मुल्क का सबसे बड़ा करप्ट आदमी डाकू है। मैं इसके ऊपर खड़ा हूं। 85 करोड़ के गिफ्ट दे रहे हैं। ऐसे गिफ्ट मुगल शहनशाहों के बेटों ने भी अपने वालिदैन को नहीं दिए। इन्हें चूंकि हड्डी नहीं डाली गई, इन्हें हड्डी डाल देती पीएमएलएन तो हमारे साथ थे। हम जानते हैं कि कैसे नून लीग को कैसे हुकूमत से निकालना है। बिलावल साहब, करप्शन पर बात करने से पहले जब तक आपके नाम के साथ जरदारी लगा हुआ है ना बात किया करें। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, एक जानिब मुल्क की बड़ी अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने पैनामा लीक्स की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की अहलियत को चैलेंज कर रखा है, तो दूसरी जानिब मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अपने इतने 4 मुस्तरद शुदा मुतालबात की मंजूरी के लिए पंजाब की सड़कों पर सरगर्दा रैलियां निकालते दिखाई दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लाहौर से फैसलाबाद तक एक रैली निकाली, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब ने शरीफों से छुटकारे के लिए आवाम को सड़कों पर निकलने की दावत दी। तो आज एक मरतबा फिर उन्होंने फैसलाबाद में ही कारकुनान से खिताब करते हुए ये कहा कि पैनामा लीक्स इस वक्त का सबसे बड़ा स्कैंडल है और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इससे फरार की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो यानी पीपल्स पार्टी उन्हें भागने नहीं देंगे। तो नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी में जिस सोलो फ्लाइट का ताना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देती रही है, क्या इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसी सोलो फ्लाइट में महवे परवाज़ है और पंजाब की सड़कों पर बुनियादी तौर पर बिलावल भुट्टो साहब क्या किसी गो नवाज गो एंटी नवाज कैंपेन को बिल्ड कर रहे हैं या बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी की सिर्फ तंजीम साजी कर रहे हैं? इससे हटकर अपोजिशन ने नाज़रीन कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में एक मरतबा फिर तहरीक इस्तेकाक जमा करवाई है, जिसका ताल्लुक पैनामा मामले पर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से फ्लोर ऑफ द हाउस पर मुबैना गलत बयानी से है। गुज़श्ता इजलास से कबल भी कौमी असम्बली के नाज़रीन अपोजिशन ने एक इसी तरह की तहरीक इस्तेकाक लाने की कोशिश की थी, लेकिन स्पीकर असम्बली की जानिब से उसकी इजाज़त ना मिली और बिलाखिर हमने असम्बली में सिर्फ एहतजाज होते देखा। तो क्या इस मरतबा अपोजिशन की इस तहरीक इस्तेकाक का मुस्तकबिल माजी से कुछ मुख्तलिफ होगा या नहीं? इन्हीं मामलात पर आज के इन फोकस में हम बात करेंगे। मैं आपसे अपने मेहमानों का तारुफ करूँ जिस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर सस्सी पलीजो साहिबा। प्रोग्राम में हम हुकूमती मौक़िफ़ भी शामिल करेंगे। मेहमानों को खुश आमदेद। और शाह साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। बिलावल साहब, पीपल्स पार्टी पंजाब की सड़कों पर हैं, एक एहतजाज की कैफियत वहाँ पर बना रहे हैं। सो आपकी दानिश में ये सोलो फ्लाइट है जो इस वक्त पीपल्स पार्टी कर रही है, या आप क्रेडिट देंगे बिलावल साहब को कि वो इश्यूज पर बात कर रहे हैं, इश्यूज की पॉलिटिक्स कर रहे हैं? देखिए, मैं बिलावल को क्रेडिट दूंगा और इसलिए क्रेडिट दूंगा कि बिलावल को बड़ी रेजिस्टेंस थी उसकी अपनी पार्टी के अंदर। उस पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा तबका था जो अभी भी नवाज शरीफ को चैलेंज करने से कतरा रहा था और उनकी स्ट्रैटेजी थी कि ऐवान में आया जाए और मैदान में ना उतरा जाए, और बिलावल की ख्वाहिश थी कि ऐवान के साथ साथ मैदान में भी उतरा जाए। फिर आखिर बिलावल अपनी बात में कामयाब हुए और उन्होंने लाहौर से फैसलाबाद एक शुरुआत की है और एक आगाज किया है, अपना नुक्ता नजर पेश किया है। अब देखिए, उसमें उन्होंने जो बात की है पैनामा के इशू पर, उन्होंने बड़े खुल के बात की है। मैं समझता हूँ कि दुरुस्त बात की है, उन्हें करना चाहिए था। एतजाज एहसन ये बात काफी अरसे से कर रहे थे, कुछ और लोग भी बात कर रहे थे। कुछ लोग जो मसालेहत की सियासत का सहारा लिए हुए थे,
वो उनकी सोच के बरक्स अब मैदान में उतरे हैं और मैं उन्हें उसका क्रेडिट देना चाहूंगा। अब वो खुद करना चाह रहे हैं तो हमें कोई इतराज नहीं है, वो एक पार्टी है, उनका हक है, वो लोगों से जाए, रुजू करे, अपने रिवाइवल के लिए, रेनेसांस के लिए कोशिश करें, ये हर पार्टी का अपना हक है। लेकिन पैनामा के इशू पर और जो 4 नुकात उनके हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो दुरुस्त है और उस पर हमारी सोच मिलती जुलती है। आपके इल्म में है कि 26 तारीख को नेशनल असेंबली का इजलास भी हो रहा है और वहां भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जमात इस्लामी ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने और दीगर साहिबान ने मिलकर एक जॉइंट प्रिविलेज मोशन भी पेश कर दी है। तो असेंबली के अंदर भी, मैदान के अंदर भी, अदालत के अंदर भी हम पैनामा इशू को उजागर कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इस पर पाकिस्तानी कौम को इंसाफ मिलेगा। शाह साहब, अगर इस वक्त सड़क पर सिर्फ पीपल्स पार्टी है या बिलावल साहब हैं, तो इसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई दावत ना आने से है या इस एहतजाज में बुनियादी तौर पर आपकी जमात को अपोजिशन में दिलचस्पी नहीं है इन 4 मुतालबात? नहीं है, हम तो सड़क से, हम तो देखिए, हम तो पीपल्स पार्टी से पहले ही सड़क पर हैं। आपने देखा कि हम तो पिछले 1 साल से इस इशू पर बात कर रहे हैं, तकरीबन 9 माह से कर रहे हैं और आपने देखा कि भावलपुर में हमने अवामी कचहरी लगाई, हमने डेरा गाजी खान में अभी लगाई पिछले इतवार को, ये आने वाले इतवार को हम कसूर में अवामी कचहरी लगा रहे हैं, उसके आने वाले अगला 29 को हम साहिवाल में होंगे, उसके बाद 5 तारीख को हम अटक में होंगे। तो हम तो मैदान में मौजूद हैं जी। ठीक है शशि साहब, मैं आपकी जानिब आता हूं। शाह साहब जो नुक्ता उठा रहे हैं, पीपल्स पार्टी का बिलाखिर सड़क पर आना, आवाम से घरों से बाहर निकलने की अपील करना, ये पीपल्स पार्टी में किसी मसालेहती सोच या सियासत को शिकस्त हुई इसलिए हो रहा है या बिलावल साहब के 4 मुतालबात पर हुकूमत ने कान नहीं धरे तो आपकी ये मजबूरी थी? क्या वजह है? बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल में एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत ही मुतहरक और आजकल जो हम देख रहे हैं PTI की तरफ से सरगर्म और बहुत ही नहायत ही दानिशमंदी के साथ चलने वाले हैं, हमारे साथी हैं, पॉलिटिशियन हैं, सीनियर रहनुमा हैं। लेकिन उनके 2 चीज़ों, एक तो मैं कंट्राडिक्ट करूँगी एक चीज़ से, एक चीज़ से मैं एग्री करती हूँ। उन्होंने बिल्कुल ये दुरुस्त फरमाया कि ये जो पनामा के हवाले से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुलकर सामने आए हैं और यही पार्टी की पॉलिसी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, चाहे वो को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब हों या दूसरी पार्टी या उनके रहनुमा हों। दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि ये जो बिलावल साहब का अपना डिसीजन था या वो चाह रहे थे कि खुलकर सामने आया जाए, मेरे ख्याल में ये चेयरमैन बिलावल साहब एक कलेक्टिव विजडम में हमेशा यकीन रखते हुए उस पर अमल करते हुए आगे बढ़े हैं। तो जो उनकी स्ट्रेटजी थी और सब उनसे मुत्तफिक हुए और ये ज़रूरत थी। पंजाब हमारा एक अहम मोर्चा है, अहम पॉलिटिकल बैटल ग्राउंड में कहूँगी, ज़रूरत थी क्योंकि 2013 की इलेक्शन में हमें बहुत थ्रेट्स थे, हमें उस तरह कैंपेन नहीं करने दी गई। फिर वो अपनी पढ़ाई भी पूरी करे थे चेयरमैन बिलावल साहब, तो वो आए हैं, सबसे मिल रहे हैं। एक तरह से ये एक तहरुक में लाने की भी बात है, तहरीक भी कह सकते हैं आप, बिल्कुल पनामा के हवाले से एक ज़ोरदार एहतजाज भी कह सकते हैं और फिर अपने कारकुनान को, अपने लोगों को मुतहरक करना। और पंजाब जैसे अहम सूबे में या जो साउथ पंजाब है उसमें मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत भी थी, लेकिन इससे ज़्यादा वहाँ के लोग खुद चाह रहे थे, हमारे वर्कर्स, लीडर्स, और यहाँ तंजीम साजी भी हुई है, तो वो चाह रहे थे कि ये अहम इशू है, इस पर अगर चेयरमैन बिलावल साहब जब भी कॉल देंगे हम निकलेंगे और वाराना वार हम उनका इस्तेमाल भी करेंगे। थोड़ी सी आपको वजाहत देना होगी, तंजीम साजी इस वक्त मकसद है पीपल्स पार्टी का या गो नवाज गो कैंपेन, या आप इसी कंफ्यूजन के दरमियान कहीं ऑपरेट कर रही है पीपल्स पार्टी? तंजीम साजी हो चुकी और अब जो अहम ओहदे थे, आपने देखा कि योम तासीस का फ़कत एक दिन नहीं बल्कि हमें वो एक पूरा वीक सेलिब्रेशन का हमने किया और वहाँ हम मौजूद रहे। और जो पंजाब के कारकुनान थे, चाहे रहम यार खान के मुल्तान के हों या सेंट्रल पंजाब के हों, तो वो तंजीम साजी तो हो चुकी। अब छोटे बड़े ओहदे जो है वो आस्ता आस्ता किए जाएंगे। ये मेरे ख्याल में एक तहरीक का ही आप हिस्सा कह सकते हैं सारी हलचल को, और ज़बरदस्त तरीके से, यानी जहाँ लोगों ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
को धो लिया मुस्लिम लीग नून ने और दूसरी जमायतों ने, वहाँ उन्होंने पहली मर्तबा वो इस तरह से जो है अपनी रैली लेकर निकले हैं बगैर जो है गवर्नमेंट के सपोर्ट के, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब जाते हैं कहीं भी उनका जलसा होता है पाकिस्तान में या खासकर पंजाब में, तो वो सारा का सारा ये जो आपके मुख्तियार कार आपके जो दरबारी बैठे हैं गवर्नमेंट के वो करते हैं। ये कल जो हमने शो देखा ये बिल्कुल वर्कर्स थे, पंजाब का वो खून था, गर्म खून था जो चाहते थे कि चेयरमैन बिलावल साहब उनके बीच में हो। एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, मुख्तसर ब्रेक, और इस गुफ्तगू को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, सेनेटर सस्सी पलीजो साहिबा से, और इस वक्त मुस्लिम लीग नून के मेंबर कौमी असम्बली तलाल चौधरी साहब भी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उनको शो में वेलकम करता हूं। तलाल साहब, गुफ्तगू का इब्तदाई हिस्सा आपने मिस किया, लेकिन बिलावल साहब पीपल्स पार्टी नून के गढ़ पंजाब में रैली निकाल रही है, आपका होम टाउन फैसलाबाद, वहां पर 2 दिनों से बिलावल साहब मौजूद हैं, तो कोई खतरा महसूस कर रही है पंजाब में पीपल्स पार्टी से नून लीग? कल से इधर मेहमान है हमारे फैसलाबाद में, और कल अगर आप अपने कैमरामैन को कहें जो कि इस वक्त जब वो रैली पर थे कि टोटल उधर कितने लोग थे, और मेरा ख्याल है कि वहाँ पे मीडिया वाले जो लोग थे, कैमरामैन थे, रिपोर्टर्स थे, उनकी तादाद ज्यादा थी और दूसरे लोगों की कम थी। और अगर मैं मुबालगा राय से काम नहीं ले रहा तो वो कोई 400 से 500 से ज्यादा लोग वहाँ इकट्ठे नहीं थे। तो ये सारा इस वक्त अगर इस तरह के हालात में हम समझे कि कोई खतरा है तो मेरा ख्याल है कि ये गैर मुनासिब बात होगी। कोई ऐसा खतरा नहीं है। पीपल्स पार्टी जो है वो पिछले दौरे हुकूमत की बहुत सारी लाइबिलिटी जो है अपने सर पे लिए पड़ती है, और अब आपके कैमरा की वजह से, मीडिया की वजह से, जो आदमी लाहौर में काम करता है उसे लोग कराची में देखते हैं, जो आदमी कराची में काम करता है उसे पूरे मुल्क में कोयटा, पेशावर, हर जगह देखा जाता है, और लोग फिर वोट भी देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, और लोग समझते हैं कि ये लोग काम करने वाले हैं। जब कराची की सड़कों पर कूड़ा होगा, उसका अमनो मान वफाकी हुकूमत अपने सर पर उठाए होगी, वहाँ पानी के पीने से लेकर। तलाल साहब, आपकी बात कटती है, लेकिन ये जो आपने सवाल उठाया कितने आदमी थे, यही सवाल हुकूमत के इत्मीनान की वजह, हुकूमत खामोश है बिलावल के मुतालबात के आगे, दिस इज द रीजन। देखिए, एक तो आप देखिए ना, पिछले 2-2.5 साल से कंसिस्टेंटली जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बल्दियाती इंतखाब के हों, बाई इलेक्शन के हों, इसी तरह सर्विस हों, बाकी चीजें हों, तो वो बड़ी क्लियर है कि उसमें इस तरह का पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी पॉपुलैरिटी जो उन्होंने लूज की है 2008 के बाद वो दोबारा गेन नहीं कर पाए। और मेरा ख्याल है इन्हें सिंध में काम करना पड़ेगा, और सिंध में अगर ये कुछ करके दिखाएंगे तो ये फिर ही शायद तो होगा। तलाल साहब, इंतहाई मुख्तसरन, ये सिंध में काम करें तो आप वजीर खारजा लगा देंगे, आप ये कह रहे हैं? देखिए, वजीर खारजा ये जो कुछ मुतालबात हैं ये पहले भी हमारी तरफ से कहा गया है कि इनमें से कुछ ऐसे हैं जिस पर काम भी किया जा सकता है और वो अमली तौर पर उसका उस पर काम किया, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सिर्फ एक जिस हर कोई सियासी जमात अपने सियासी पॉपुलैरिटी को गेन करने के लिए सियासी स्लोगन बनाती है, या कोई क्योंकि आगे 2018 आ रहा है तो उस वक्त असल अपोजिशन बताने के लिए एक दौड़ है पीटीआई वर्सेस पीपल्स पार्टी के कौन बेहतर अपोजिशन है, तो उसके लिए भी कई चीजें तहरीकें और अवामी राब्ता मुहिम चल रही है, और उसका कोई पर हम समझते हैं कि ये दोनों इकट्ठे भी हों तो हमारे लिए अच्छा नहीं। सस्सी साहब, ये सवाल आपकी जानिब लेकर आना पड़ेगा। तलाल साहब की बात का मतलब ये है कि कितने आदमी थे, तो ये कितने आदमी होंगे सस्सी साहिबा तो फिर कोई तहरीक में जान पड़ेगी? तलाल साहब ये कह रहे हैं। मेरे ख्याल में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक चैलेंज कबूल किया और वो गए पंजाब में। योम तासीस वाला हफ्ता भी आप देख लें कि महदूद जगह थी, उसके बावजूद लोग इतने आ गए कि बिठाने के लिए भी वो इलाका एरिया हमें कम पड़ रहा था, रास्ते तक जाम हो गए। बिल्कुल मैं भी यही बात कहती हूँ कि मीडिया ने खुद कल दिखाया कि इतने घंटों की मुसलसल रैली, उसमें ऊपर नीचे भी कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन वो मुतवातर मुसलसल बिलावल भुट्टो साहब के साथ चलते रहे, चेयरमैन साहब के साथ,
اور ایک اچھا شو رہا. ہم مبارکباد دیتے ہیں اپنے چیئرمین صاحب کو. اور دوسری بات یہ کہ سندھ کے حوالے سے میرے خیال میں جو دہشت گردی کا جن سندھ میں بھی رہا ہے، خاص کر اربن ایریاز میں بھی، اس کو سندھ نے جس طریقے سے یہ پورا جو آپریشن ہوا اس میں اپنا کردار نبھایا سندھ گورنمنٹ نے، پاکستان پیپلز پارٹی لیڈ گورنمنٹ نے، وہ تو اپریشیٹ ہمارے وفاقی اداروں نے بھی کیا ہے، فوج نے بھی اس کو اپریشیٹ کیا ہے، یا ہمارے کالعدم تنظیموں سے لے کر دوسروں چیزوں، کیونکہ ہم رسک لینا جانتے ہیں. ہم نیڈر لیڈرشپ ہماری رہی ہے. اس میں سندھ نے لیجسلیشن سے لے کر وہاں اپنے عملی کارروائی تک سندھ گورنمنٹ نے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ویژن نے میرے خیال میں جو فرق پیدا کیا ہے، دوسرے صوبوں کو سیکھنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہی کارروائی پنجاب میں ہونی چاہیے، یہی کارروائی خیبر پختونخوا میں ہونے چاہیے، اور ہم اس میں کافی کامیاب گئے ہیں. ساسی صاحبہ، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ یہ سندھ میں جو پرفارمنس رپورٹ ہے اب یہ حکومت کو دکھائیں گے تو آپ کے مطالبات پر عمل درآمد ہو جائے گا؟ آپ لوگوں نے کیا فگر آؤٹ کیا ہے؟ حکومتی خاموشی کی وجہ کیا ہے اب تک؟ مسائل ہر جگہ ہیں. پاکستان کو بنے ہوئے 70 سال کا عرصہ تقریباً ہونے کو ہے، اور وہاں جمہوری گورنمنٹس مسلسل نہیں رہی ہیں، آمریت کے ادوار رہے ہیں. سندھ کو تو ایک اسپیشل معاشی اور پولیٹیکل مار دی گئی ہے، اور ہم نے قربانیاں دی ہیں. پہلا ٹینیور لاسٹ ٹائم تھا کہ پہلی دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی گورنمنٹ یا اپنا ٹینیور پورا کیا. اس کے باوجود زیرو سے ہم نے شروعات کی بہت ساری چیزوں میں. ہمیں جو ضیاء کا جو تحفہ ملا ہوا تھا، کلاشن کوف کلچر سے لے کر منشیات سے لے کر یہ ساری دہشت گردی، اس کو ظاہری بات ہے اٹ ول ٹیک سم ٹائم. اس کے باوجود ہم نے وہ چیلنج لیا. ہم جہاں کانسٹیٹیوشنل ریفارمز لے کر آئے، وہی آپ نے دیکھا کہ الیکشن میں ہمیں جس طریقے سے دہشت گردوں نے ٹارگیٹ کیا ہوا تھا، ہمارے لوگ مارے گئے تھے. ہماری جو وزیر اعظم کی کینڈیڈیٹ تھی محترمہ شہید رانی بینظیر بھٹو صاحبہ، اس کو مارا گیا. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے بہت سارے سینکڑوں کا شاہ صاحب سے ہمارا رابطہ ہوا ہے، ہم نے اپنا کردار ادا کیا ہے. شاہ صاحب مجھے آپ سن پا رہے ہیں؟ جی شاہ صاحب، آپ کے لیے وہ سوال جو جواب طلب ہے. میں بلال صاحب کے مطالبات پر آپ کی رائے لے رہا تھا کہ ان مطالبات کا مستقبل کیا اس پر ہے کہ کتنے آدمی تھے، یا آپ کو لگتا ہے یہ مطالبات ایسے ہیں کہ حکومت کی عافیت اس میں ہے کہ ان کو منظور کرنے سے دور رہے؟ دیکھیے، مطالبات تو ان کے جائز ہے. چاروں ایشوز ایسے ہیں. انہوں نے پاناما کا ایشو اٹھایا ہے، وزنی ایشو ہے، پورے ملک پہ اس پہ بحث ہو رہی ہے. انہوں نے اپنا جو کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی ہے، پارلیمنٹری کمیٹی جو بنانی تھی، وہ ایشو پر اتفاق رائے ہو چکا ہے، اور وزیر اعظم کمٹ کر چکے تھے آخری اے پی سی میں، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. جائز بات ہے، اس وقت ہم دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں کہ کس طرح جو ان کورٹس کو ریوائیو کیا جائے جو دہشت گردوں پہ ہاتھ ڈالتی ہے. انہوں نے ایشو اٹھایا ہے فارن منسٹر کے نہ ہونے کا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح انٹرنیشنل دنیا میں پاکستان کا کیس جو ہے وہ ڈیفالٹ میں جا رہا ہے. اور انہوں نے ایشو اٹھایا ہے سی پیک کا. اب سی پیک میں جو چھوٹے صوبوں کے تحفظات ہیں، کے پی کے بلوچستان کے، سندھ کے، ان کو ایڈریس بھی ہونا چاہیے. تو ایشوز تو ان کے جائز ہیں. اب یہ اور بات ہے نمبر کم ہو زیادہ ہو، لیکن ایشو تو ایشو ہے نا. تعداد کم بھی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، تعداد کم تھی تو کیا ہوا، لیکن ایشو تو جائز ہے. ٹھیک ہے شاہ صاحب، بریک پر جانے سے پہلے میں ایک چیز پر آپ کی رائے، اور یہ حکومت کی طرف سے اب جواب دیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کو کہ کرپشن کے خلاف پیپلز پارٹی کی ریلی کوئی قیامت کی نشانی ہے. خان صاحب کچھ دن پہلے کہہ رہے تھے کہ کرپشن پر وزیر اعظم نواز شریف کا بولنا ایسا ہی ہے جیسے الطاف حسین صاحب کا دہشت گردی پر بولنا. اب ہمیں کیا جماعتوں کو سلیکٹیو ہونا پڑے گا؟ کس نے کس پر بات کرنی ہے؟ ہم یہ حق لے لیں جماعتوں سے؟ نہیں، دیکھیے، اس میں جوابی بات یہ ہے کہ اپنا ٹیررزم پر پیپلز پارٹی بات کرتی رہی ہے، ہمیشہ سے کرتی رہی ہے. کرپشن پر بھی وہ بات کر سکتے ہیں، لیکن میں نے پہلے بھی عرض کی تھی اور میں دوہرا دیتا ہوں، بلاول کو چاہیے ہوگا کہ ان چہروں سے جن کو پنجاب میں کیا جاتا ہے، اگر ان کو ساتھ لے تو میں دیکھ رہا تھا کل ان کے ساتھ ان کے پیچھے کھڑے تھے، ان کے دائیں کھڑے تھے راجہ پرویز اشرف صاحب. ان پہ نیٹ کی کیسز ہیں، ان پہ مطلب ریکٹل پارٹس کے ایشوز چل رہے ہیں. اب وہ گیلانی صاحب ہیں، ان کو ہوں گی ایسے لوگوں
लेकर चले, कमर पैरा को लेकर चले, ठीक है, क्या होगी? लेकिन वो कह रहे क्यों मिस गवर्नेंस और करप्शन से मंसूब हो रहे हैं, सिंध में मेंबर को साथ लेके चलते हैं, उसको डिफिकल्टी होगी। चलें शाह साहब, लेकिन यहाँ फिर वो सवाल रह जाएगा, हम ब्रेक के बाद इसे ले लेंगे कि अगर केसेस की बुनियाद पर हमने किसी से बात करने का हक ले लेना है तो फिर बात करने का हक जाने किस सियासतदान के पास बाकी बचेगा। उसके साथ साथ नाज़रीन, अपोजिशन की तहरीक इस्तेहकाक, उस पर भी बात करते हैं इस मुख्तसर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाह साहब, अपोजिशन एक फिर तहरीके इस्तेहकाक जमा कराई है उसने वज़ीर आज़म के असम्बली में किए गए खिताब को लेकर, लेकिन दिसंबर में इसी तरह तहरीके इस्तेहकाक को रोक दिया था स्पीकर साहब ने, कहकर मामला कोर्ट में है। तो इस दफ़ा आपकी क्या उम्मीद है, कोई सूरत हाल मुख्तलिफ होगी? देखिए, हम स्पीकर साहब की खिदमत में गुजारिश करेंगे कि सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई है, क्योंकि पहले तो वो सिर्फ अदालत में मसला ज़ेर बहस था, अब इन्होंने अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है। अब तो वो कह रही हैं कि जो उन्होंने अपनी वहाँ सफाई पेश की है वो अपनी तकरीर को उसकी बुनियाद ही नहीं बना रहे, और इसी पे तो सबको ताज्जुब हो रहा है। और हम समझते हैं कि ऑपोजिशन का या हमारा या ऐवान का इस्तेहकाक इसलिए मजरूह हुआ है कि जो उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस सब पूरे हाउस को एतमाद में लिया था और कौम को एतमाद में लिया था, आज जो उनके वकील अदालत में जो मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं वो उसके बिल्कुल बरक्स है। वो आज तकरीर खत का सहारा ले रहे हैं, उन्होंने पूरी डायरेक्ट और अपना जो 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 जवाब है वो तब्दील कर दिया है। अब पूछना चाहते हैं, अगर उन्होंने ऐसा कर दिया है तो फिर ऐवान में जो उन्होंने गुफ्तगू की थी वो उसका क्या वजन रहेगा, और ऐवान की बात जो की जाती है उसका क्या अहमियत रहेगी। शाह साहब, मैं फिर सवाल पे आता हूँ। आप स्पीकर साहब भी तो फिर दोबारा ये गुजारिश करेंगे ना आपसे कि जी मामला सब जुडिस है, या आपको इस दफा उम्मीद बरक्स है? हम देखिए, जो मामला सब जुडिस है, हम खुदा ना खास्ता अदालत के रास्ते में ना रुकावट बन रही है और ना उनकी कार्रवाई में खलल डाल रही है, वो अपनी जगह चल रही है। उनके वकील ने अपना मौक़िफ़ पूरा पेश कर दिया है। हम तो कह रहे हैं कि तो उसने हमसे बात, तो ऐवान से बात, मेंबरान से बात, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं कि उनका अब मौक़िफ़ है क्या, हमें नहीं मालूम, क्योंकि वो जो यहाँ कह चुके हैं और जो अदालत में कह रहे हैं, दे टू डिफरेंट थिंग्स। वो तो दिन और रात का फर्क है उसमें, और उससे पूरी देखिए ना, इसमें आप देखें वो जमातें जो पहले थोड़ा सा हिचकिचा रही थी वो भी खुल के उन्होंने प्रिविलेज मोशन में उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं। ससी साहब, पीपल्स पार्टी के तहरीके इस्तेहकाक है, सो पीपल्स पार्टी की उम्मीद क्या है? दिसंबर वाली तहरीके इस्तेहकाक से मुख्तलिफ तरीके से अयाज सादिक साहब इस तहरीके इस्तेहकाक को देखेंगे? देखिए, जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, मेरे ख़्याल में रूल्स के मुताबिक तो वो उस तरह चलते ही नहीं है जैसा चलना चाहिए। वो पार्टी बन जाते हैं, न्यूट्रल कभी नहीं रहे वो, और तो इस हवाले से बहुत सारी उम्मीदें बांध लेना मेरे ख़्याल में वो तो हम में से कोई भी इतना वो नहीं करता। लेकिन पूरे न फ़कत ऐवान का, पार्लियामान का ब्रीच हुआ है प्रिविलेज, लेकिन कौम के आंखों में जो सुरमा डालने की कोशिश की गई है इसको तो कहीं ना कहीं एक्सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि अदालत में जो कार्रवाई हो रही है वाला आलम पूरी कौम तो वहाँ अंदर नहीं बैठती, अदालत के बाहर अदालत एक और लगाई जाती है जिसमें वज़ीरों की फ़ौज ज़फ़र बोझ झूठ का पलंदा लेकर आते हैं और एक छोटे छोटे गोएबल्स बन जाते हैं हिटलर के ज़माने की तरह, और झूठ की फैक्ट्रियाँ हैं। वो हर कोई इस कोशिश में होता है कि कैबिनेट में किस तरह आ जाए झूठ बोल बोल कर। तो ज़ाहिरी बात है जो मोर्चे रह गए हैं उसमें पार्लियामेंट में ज़ाहिरी बात है पूरे पार्लियामेंट का ये इस्तेहकाक है वो मजरूह भी हुआ है, तो ये तहरीक बनती भी है। लेकिन अब देखना ये है कि जो स्पीकर हैं अयाज साहब वो पिछली कार्रवाइयों की तरह इसको भी जो है फ़कत खुशामदी में तो नहीं लगा देते, ऐसा करना नहीं चाहिए। तारीख में भी लिखा जाएगा, लोगों की भी नजर है इस पर सवाल है, इससे फर्क क्या पड़ेगा? असल फोरम सच झूठ के तयन का तो सुप्रीम कोर्ट है। आप पार्लियामान में कुछ बुलवा लें वजीर आजम से,
उनके वकील फिर आर्टिकल 66 का हवाला दे देंगे कोर्ट में, तो फर्क कहाँ पड़ेगा? इतनी मजबूत मुतहरक और लोगों के इतने सारे वोट लेकर जो अपोजिशन बैठी है, चाहे उसको भले लीड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही हो, लेकिन वहाँ PTI भी है, वहाँ MQM भी है, वहाँ दूसरी मजहबी जमायतें भी हैं, तो ये क्या भेड़ बकरियाँ हैं कि उनके साथ झूठ बोला जाए और जो रूल्स के मुताबिक वो चले भी ना, जो ब्रीच हुई है उनके प्रिविलेज उसके हवाले से वो कदम भी नहीं उठाए। काफ़ी सारी चीज़ें जी सिंबॉलिक वे में भी मैटर करती हैं, और क्यों न करें। लोग उनसे पूछेंगे भाई ये ब्रीच पार्लियामेंट के अंदर हुई है आपकी प्रिविलेज, तो उस पर आपने क्या एक्शन लिया? तो ये फ़कत खानापुरी की बात नहीं है, ये रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए भी ज़रूरी है और एक प्रेशर डालने का भी बिल्कुल एक तरीका है। अपोजिशन का काम होता है कि गलत चीज़ को ठीक करना, गलत कहना। और मेरे ख्याल में एक चीज़ मुझे प्लीज़ मौका दें कि शाह महमूद कुरैशी साहब मैं बड़ा एहतराम करती हूँ, लेकिन उन्होंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हवाले से कहा कि दाएं और बाएं जानिब जो है यूसुफ रजा गिलानी साहब और राजा परवेज अशरफ खड़े, उन पर केसेस जी झूठे मुकदमा होंगे, केसेस होंगे, तो हम अपने लोगों को डिसऑन करेंगे क्या? हम MQM नहीं है, हम दूसरी जमातों की तरह नहीं है। जो लोग हमारे साथ खड़े हैं, उन्होंने लीड किया है, तो हम भी उनके साथ खड़े होंगे। आपका पॉइंट आ गया। शाह साहब, आपकी तहरीक इस्तेहकाक ऑपोजिशन की ये आर्टिकल 91(6) का हवाला दे रही है कि वज़ीर आज़म और काबीना की जिम्मेदारी है पार्लियामान में सिर्फ सच कहें, ये पार्लियामान का इस्तेहकाक है। उधर कोर्ट में आर्टिकल 66 के तहत अरकान पार्लियामेंट के इस्तेहकाक की बात हो रही है। सो ये किसका इस्तेहकाक कहां तक है शाह साहब? देखिए, यही तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, और इस पे उनके वकील मखदूम अली खान साहब ने बहुत सी केसेस की साइटेशन भी की, और उन्होंने कहा कि जनाब आर्टिकल 66 का, एक तो कहते हैं, देखिए कंफ्यूज करते हैं लोगों को, एक तो कहते हैं कि हम इस्तिस्ना मांग ही नहीं रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि आर्टिकल 248 के तहत वजीर आजम का इस्तिस्ना का जो राइट है वो बड़ा महदूद है। तो वो फिर छुपते आके आर्टिकल 66 के पीछे और प्रिविलेज के पीछे। अब वो कहते हैं कि जो उन्होंने बात ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की है, वो उन्होंने पहले कहा, उनके वकील ने तो एक सियासी जुमला था, सियासी स्टेटमेंट थी, फिर वो कहते हैं वो सियासी स्टेटमेंट नहीं, वो तो एक ब्रॉड ओवरव्यू था। फिर वो ब्रॉड ओवरव्यू पे भी नहीं ठहरते और कहते हैं कि इसको तो कंसिडर ही ना किया जाए और इसके बेसिस पर उनके खिलाफ कोई लीगल प्रोसीडिंग हो ही नहीं सकती। तो अब ये पहलू चुराने के मुतरादिफ है, और इस पर वकला में भी बड़ी बहस चल रही है, बार रूम्स में इसका तस्करा हो रहा है, सिविल सोसाइटी इस पर कहके लगा रही है, और ऑपोजिशन इस पर मुत्तहिद हो चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब को इसको रद्द करना इस मर्तबा आसान नहीं होगा। ठीक है, मैं मेहमानों की इजाज़त से नाज़रीन एक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करूँ। पनामा मामले पर या बिलावल साहब के मुतालबात पर भले हुकूमत और अपोजिशन सींग फंसाए बैठे हों, लेकिन एक मामला ऐसा है जिस पर अपोजिशन और हुकूमत की मुशावरत जारी है। 2 सिटिंग्स हो चुकी हैं और एक तीसरी होना है, मिलिट्री कोर्ट्स का मामला। इस पर दोनों मेहमानों की राय लेते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। शाह साहब, 31 जनवरी को अब हुकूमत ने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से अपोजिशन जमातों को मजीद तफसीलात देनी है, लेकिन अभी तक बज़ाहिर लग रहा है कि अपोजिशन मुतमईन नहीं है हुकूमती वजाहतों से। क्या सोचा है PTI ने, किस हद तक इन अदालतों में तौसी या इनकी बहाली के हवाले से लचक दिखानी है? मुझसे सवाल क्या? जी शाह साहब, देखिए है कि जब 21वीं तब्दील की गई तो जरा 1 मिनट के लिए जरा वो पस नजर देखिए, पब्लिक का वाकया हुआ था, पूरी कौम अफसरदा थी, और ये एक इत्तेफाक था कि जब ससी साहबा मैं आपकी जानिब आ रहा हूं, के मुतालबात पर कोई कंसल्टेशन नहीं है हुकूमत की, मिलिट्री कोर्ट्स को लेकर सेटिंग्स हो रही हैं। सो पीपल्स पार्टी ने सोचा है कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की भी एक डिमांड है जिसका ताल्लुक नैब से है, मिलिट्री कोर्ट्स का भी उसी से है, तो हुकूमत को कहें कि सभी मामलात पर मुशावरत करे। आपने दुरुस्त फरमाया, हमारे चारों मुतालबात है जो पहले भी मैं बात करना चाह रही थी, लेकिन फिर आप दूसरे मेहमान की तरफ चले गए। चारों मुतालबात बड़ी अहम है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बात हो या वज़ीर ख़ारजा के हवाले से या नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से, वो ख़ुद मानते हैं, जो हमारे और आपके पाकिस्तान के इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर बैठे हैं, जिनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से फुर्सत ही नहीं, हक़ाइक़ से वो मुँह चुराते हैं। लेकिन बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ
بہت کچھ ہونا ہے، اور اگر جوڈیشری اور یہ ہمارے گورنمنٹ کے ادارے اتنے مضبوط ہوتے تو ہمیں فوجی عدالتوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. لیکن یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال خاص طور پہ اس ریجن میں پاکستان کے حوالے سے تھوڑی سی بلکہ بہت سی ایکسٹرا آرڈنری رہی ہے. یہاں ہم نے قربانیاں بھی زیادہ دی ہیں، ہم پہ پریشر بھی بہت زیادہ رہا ہے، واقعات روز ہو رہے ہیں. لیکن ضرب عضب کے بعد ہم نے دیکھا کافی ساری چیزوں کو ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز، ہماری فوج نے کنٹرول بھی کیا، لیکن اس میں ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کریڈٹ جاتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ سندھ میں جو بھی ایکشن ہوا اس میں پیپلز پارٹی کا بہت بڑا کردار تھا. لیکن بات یہ ہے کہ اس ساری چیز کے حوالے سے، فوجی عدالتوں کے حوالے سے میرے خیال میں ساری پارٹیز کو مل بیٹھ کر فیصلہ کرنا چاہیے. پارلیمنٹ جب ہے تو ساری چیزوں کی پالیسی جو ہے وہ جامع طریقے سے، ایڈھاکزم پہ ہمیں نہیں چلنا ہے. فوج نے بہت قربانیاں دی ہیں، بہت قربانیاں دی ہیں فوج نے، ان کو ہم بالکل کہتے ہیں. لیکن اگر پہلے سے ادارے بنے ہوئے ہیں ان کا کیا رول بنتا ہے، ان کو ہم کس طرح دیکھتے ہیں، وہ اسٹریٹجی کیا. آپ کی کنکلوڈنگ ریمارکس، آپ بات مکمل کر لیجئے. جی شاہ صاحب. یہ انہوں نے کچھ نہیں کیا حکومت نے. اب حکومت مطالبہ کر رہی ہے کہ ان کو ایکسٹینڈ کیا جائے، لیکن مجھے حکومت کی نیت پر ابھی بھی شک ہے. کیوں میں کہتا ہوں یہ؟ وہ اپوزیشن کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور جو ان کے اپنے حلیف ہیں جو حکومت میں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، اچکزئی صاحب، وہ مخالفت کر رہے ہیں. ان کے اپنے پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب وہ اس کے مخالفت میں بیانات دے رہے ہیں. تو پہلے حکومت تو ہمیں بتائے کہ حکومت چاہتی کیا ہے. حکومت نے 2 سال میں اقدامات نہیں کیے، وہ اپنے حلیفوں کو قائل نہیں کر پائی اور اپوزیشن تقاضا کر رہی ہے. تو حکومت ہمیں بتائے کہ حکومت چاہتی کیا ہے، اور اس کے بعد ایوان کو ایک جوائنٹ سیشن بلائے، پوری پارلیمنٹ کو اعتماد میں لے، اوور آل سیکورٹی سچویشن کے بارے میں بتائے، اور آگے ان کے پلان کیا ہے. اگر انہیں ریفارم کر رہے ہیں اس کا بلو پرنٹ کیا ہوگا، ٹائم فریم کیا ہوگا، کیا قوانین ہوں گے، اس قسم کی بات کیجیے. صرف ایکسٹینشن کر دیں، اس کے لیے حکومت کی کریڈیبلٹی اڑ چکی ہے. حکومت اپنی ساکھ کھو چکی ہے اور لوگ اس پر اعتماد آسانی سے نہیں کریں گے. شاہ صاحب میں شکریہ ادا کرتا ہوں. شاہ محمود قریشی صاحب ناظرین ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل تھے. سینیٹر سسیف علی، جو آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، ایک جانب حکومت بلاول صاحب کے مطالبات کو کتنے آدمی تھے کا سوال اٹھاتے ہوئے ڈسمس کرتی ہوئی نظر آتی ہے، تو دوسری جانب وہ فوجی عدالتوں کے معاملے پر اپوزیشن کے ساتھ بار بار بیٹھنے کو تیار ہے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ مطالبات جس بھی نوعیت کے ہوں ان پر مشاورت اور ڈسکشن سے راستہ نکل سکتا ہے. بات یقیناً ترجیحات اور پرائیورٹیز کی ہے. آج کے پروگرام سے اتنا ہے.